दोस्तों, सादर अभिवादन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शौक का विषय है, लेकिन साथ ही खुशी का भी विषय है। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही है। हम बात कर रहे हैं शहर की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर तारा सक्सेना की। डॉक्टर तारा सक्सेना अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर जब ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर आ रही थी, उसी समय तारा सक्सेना के भी इस दुनिया को छोड़ने की खबर आ रही थी। लेकिन रेवाड़ी के लिए तारा सक्सेना का जाना एक बहुत बड़ी घटना थी, एक बहुत बड़ी शख्सियत का जाना था। डॉक्टर तारा सक्सेना के बारे में अगर लिखा जाए तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। लेकिन हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, आनंद स्वरूप डाटा, डॉक्टर सक्सेना दंपति के बारे में जितना ये जानते हैं शायद ही दूसरा कोई जानता हो। डॉक्टर सक्सेना के बहुत नज़दीक हैं आनंद स्वरूप डाटा। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह डॉक्टर तारा सक्सेना उन दिनों में, वो 89 की होकर के उनका स्वर्गवास हुआ है। कल 23 दिसंबर को उनकी स्मृति में यहाँ के रेवाड़ी के लायंस भवन में श्रद्धांजलि सभा होगी। श्रद्धांजलि सभा में बहुत लोग पहुँचेंगे। श्रद्धांजलि सभा से पहले हम ये वीडियो जो है आपके लिए लेकर आए हैं, और इस वीडियो में हम आपको पूरा उनका सफ़रनामा बताएंगे। किस तरह वो आए, किस तरह अस्पताल की स्थापना की। वो रेवाड़ी की शायद पहली महिला चिकित्सक थी, MBBS, जिन्होंने अस्पताल किया। ऊँटों पर बैठ करके, ऊँट पर बैठ करके वो जाती थी। कभी शायद दूसरे टांगे की भी, टांगे होते थे उस समय, उस पर सफ़र करती थी। लेकिन उन्होंने मरीज़ देखने में कभी हिचक नहीं दिखाई। तो डॉक्टर तारा सक्सेना के बारे में आज आपसे चर्चा करने आए। आपने हमको समय दिया। स्वास्थ्य आपका नरम है, हम जानते हैं, फिर भी आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आनंद स्वरूप जी, डॉक्टर तारा सक्सेना के बारे में कब पहली बार उनसे मिलना हुआ, कब सक्सेना दंपति से जुड़ना हुआ आपका, और उनके बारे में पुराने किस्से जो लोग जानना चाहेंगे। मेरे परिवार का संपर्क सन 60 में डॉक्टर सक्सेना परिवार से हुआ। 1960 में? सन 60 में जी। वो, मैं उनसे सबसे पहले बार मिला। अच्छा। रेवाड़ी में एक संभ्रांत महिला और डॉक्टर के पेशे के रूप में पहली ही महिला थी जो रेवाड़ी में आई। उनके पिता, उससे पहले कोई MBBS नहीं था? नहीं, डॉक्टर विद्यासागर। हाँ, वो तो थे, लेकिन महिला MBBS नहीं थी, कोई नहीं था। पहली डॉक्टर तारा सक्सेना थी। हाँ। जी। उनके पिता कलेक्टर थे यूपी में, और वो सारा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार था। डॉक्टर सक्सेना के सहयोग से लेडी डॉक्टर ने रेवाड़ी में सामाजिक तौर पर एक बहुत ही सम्माननीय अपना योगदान किया। उस ज़माने में डॉक्टर को अपने घर बुलाना भी हर एक के लिए संभव नहीं था। ऐसे समय में डॉक्टर सक्सेना ने और लेडी डॉक्टर तारा सक्सेना ने रेवाड़ी के इस समाज की स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, अपार सेवाएं की हैं। जी। मेरे बड़े भाई प्रेम स्वरूप डाटा के डॉक्टर सक्सेना अभिन्न मित्र थे, और
2002 में मेरे भाई की मृत्यु के बाद मैंने डॉक्टर एस.एन. सक्सेना को अपना बड़े भाई के तौर पर हमेशा व्यवहार किया है। आपने उन्हें बड़ा भाई मान लिया। हाँ, जी 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 जी। बहुत उंगली पकड़ के छोटे भाई के रहना और आज- इतना प्यार मिला है हमको। हाँ, मैंने देखा आप तो जब भी कभी ब्याह शादी सुख दुख आप लोग लगभग साथ ही जाते रहे। अब बहुत ही ज्यादा। आज मेरी भाभी में हमसे जुदा हो गई। उनके परिवार के बारे में बताओ लोगों को। डॉक्टर तारा सक्सेना के परिवार में कौन कौन, बेटे बेटियां, और कहाँ कहाँ सेटल है अब, और उनका परिवार अब कहाँ कहाँ रह रहा है? डॉक्टर तारा सक्सेना का एक बेटे और 2 बेटियां। जी। बेटा तो यहाँ ललित मोहन सक्सेना उसी रेलवे चौक अस्पताल में काम करी रहा है, श्री कोमा हॉस्पिटल में। जी जी। बेटी आदेश सक्सेना से ब्याही है, और वो भी रेवाड़ी में ही, मित्रा सक्सेना। मित्रा सक्सेना जो है जी जी वो रेवाड़ी में ही जी। श्री अश्विनी अस्पताल उनका से है। मॉडल टाउन में ही है। जी जी जी। बड़ी बेटी चित्रा सक्सेना वो आजकल कनाडा में है जी। और वहीं सेटल हो गई हैं, वहीं सेटल हो गए। और शायद आज ही वो कनाडा से आई हैं हिंदुस्तान। अच्छे हिंदुस्तान आई है जब माँ के निधन की खबर सुनकर। हाँ जी। माँ के निधन की खबर सुन करके कोई ऐसा आपको जो उनके बारे में, जैसे शिक्षण संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन में सहयोग दिया, किस तरह तारा सक्सेना इन संस्थाओं से जुड़ी, या और किस तरह, जो हम ये जानना चाह रहे हैं, उस समय हम सुनते हैं उनके बारे में कि ऊँट पर बैठ करके रात को जाना पड़ता था, कई बार तांगे पर जाना पड़ता था। क्या उस समय साधन वगैरह कम थे? उस समय का माहौल आप बताओ हमको थोड़ा सा। उस वक्त तो रक्षा टांगा 2 ही चीज शहर में थी, अच्छा अच्छा और देहात में जाने के लिए तो ऊँट या गाड़ी बैल ही थे, अच्छा बैलगाड़ी। अच्छा। और कोई साधन नहीं था। शायद शहर में गाड़ियाँ भी बहुत ही कम थी, और भाई आज का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। उस वक्त शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर विद्यासागर होता था। जी। वो अपने जीवन में कोई अपने बाप का मकान दिया हुआ उसी में रहता रहा, कोई अपना मकान नहीं बना सका। नहीं बना पाया। मतलब फीस फास काफी कम लेते थे उस समय। तो उस वक्त तो बस गुजारा करने का एक साधन था, सेवा भावना थी। लेकिन आज तो अजीब तरह की लूट है। अजीब तरह की। ठीक है ठीक है। तो वो समय आम लोगों के लिए जो इस तरह का था कि कमाओ भी और कुछ करो भी। तो कुछ करने की जब बात आती है तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या किया डॉक्टर तारा सक्सेना ने? कोई उनके जीवन से जुड़ी 2-4 बातें हमको बताओ, हमारे दर्शकों को बताओ, जो जान सके उनके बारे में। तारा सक्सेना कौन थी, किस शख्सियत का नाम था, वो दूसरे डॉक्टरों से क्यों अलग हटकर थी? मतलब जब वो शुरू की एज में गांव में जाती थी तो पहली बात तो उस रंग रूप में, उस कपड़ों में, वहाँ की महिलाएं उनको देखकर थोड़ा वो अजीब सा लगता है। उत्सुकता से बड़ी उत्सुकता जो है देखती थी कि कौन आ गया। एजुकेशन नहीं थी उसमें। जी जी। दूसरी बात यह कि कई दफा बहुत ऊँट पे बैठने की कभी उनको आदत नहीं थी, और अगर 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़े और ऊँट पर जाना पड़े तो कई दफा बहुत
अनकंफर्टेबल हाँ, असहज महसूस करती थी। होता था, लेकिन मरीज के लिए जाती थी। प्रोफेशन था, मना कर नहीं सकते। सेवा भाव तो बात थी। कोई आया है बुलाने हम्म। तो जाना पड़ेगा, तो जाते भी थे। बाद में फिर साधन होते गए। एक छोटी सी कोठरी बाद में तो कारें भी हो गई, जीप भी हो गई, इसमें चले गए। लेकिन पहले 10 साल तो बहुत ऊपर कमरे में बजे वो थी, अच्छा उसमें ऐसे ही बैठते बैठा थे। रहता था। याद है, प्रैक्टिस करी छोटे से। डॉक्टर साहब जो है हमारी इन संस्थाओं से, इन संस्थाओं से मतलब जो पीईबी की संस्थाएं। पीवी के संस्थाओं से, हम्म हिंदू हाई स्कूल की संस्था से हम्म सन 64 से ही जुड़ गए थे। हम्म और वो स्वयं डॉक्टर सक्सेना भी और श्रीमती सक्सेना, तारा सक्सेना जी भी सतीश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर सक्सेना 2 बार और तारा सक्सेना 1 बार प्रेसिडेंट रही। कॉलेज की प्रेसिडेंट रही। प्रेसिडेंट रही। वो चित्रगुप्त सभा को भी देखती थी ना। चित्रगुप्त समाज जो रेवाड़ी का है उसकी स्थापना का भी श्रेय इस दंपत्ति को ही है। जी जी। इससे पहले भी कायस्थ रेवाड़ी में रहते थे, जी जी। लेकिन कोई इस तरह का सामाजिक संगठन नहीं था। जी ठीक। डॉक्टर तारा सक्सेना ने और डॉक्टर एसएन सक्सेना ने मिलकर कतपुर में एक सर्व समाज का एक मंदिर बनाया है और उसको आज भी वो मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं। जी। एक भार्गव दंपत्ति ने जमीन दे दी थी वहां पर, उस पर वो मंदिर खड़ा किया है। उस पर मंदिर खड़ा किया। ठीक है। लेडी डॉक्टर ने सन 65 की लड़ाई जब हुई, जी पाकिस्तान हिंदुस्तान की वार, जी जी, तो उसमें एक स्मॉल स्केल पर मनी कलेक्शन करना, जी जी, फौज के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना, उनके लिए लोगों को मतलब मोटिवेट करना काफी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। तो कई समाचार पत्रों से भी उनको सम्मान मिला जो है। और 2005 में हमने उनको पद्मश्री के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट बना के हाँ हुड्डा साहब को दिए थे, पर बात नहीं बन पाई। उस वक्त तो कोई बात नहीं बनी। दोस्तों, डॉक्टर तारा सक्सेना के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम होगा। कम शब्दों में इन्होंने बता दिया है कि वो डॉक्टर के साथ साथ एक सेवाभावी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, या जब भी कभी देश पर संकट आया या समाज पर संकट आया या ज़िले में कोई इस तरह की कोई त्रासदी हुई या समाज को जब भी उनकी ज़रूरत हुई, तब वह सामने आई और समाज के अन्य लोगों के साथ मिल करके, सेवाभावी सज्जनों के साथ मिल करके उन्होंने अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर किया। और डॉक्टर तारा सक्सेना के पति उन्होंने भी लंबे समय तक सेवा की है। अभी भी वो समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। हालांकि वो अभी उस अवस्था में नहीं है, वो कहीं ज़्यादा अशक्त है, लेकिन
उन्होंने भी डॉक्टर तारा सक्सेना के साथ मिल करके समाज की बहुत सेवा की है। पद्मश्री के लिए उनका नाम जो है भेजने का आग्रह तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किया गया था। उनके सेवा कार्यों की सूची लंबी है। चित्रगुप्त सभा का गठन करके उन्होंने यहाँ चित्रगुप्त सभा का एक भवन स्थापित किया, मंदिर स्थापित किया, वहाँ पर सेवाएं दी अपनी। और हम आपको बता दें कि निधन से कुछ दिन पहले भी नैरंग सरहदी का एक आयोजन था राज इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ भी वह पहुँची थी। उन्हें अंतिम समय तक भी हर कार्यक्रमों में लगभग देखा गया जो समाज के प्रति समर्पित कार्यक्रम थे। लोग आश्चर्य करते थे कि किस तरह इस उम्र में वो इन सेवाभावी सेवा से जुड़े कार्यों में पहुँच पाती है। एक बुजुर्ग होते हुए भी अगर उनको हम युवा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका धन्यवाद आनंद स्वरूप डाटा जी, आपने समय दिया।